सिस्टम की बाढ़ में 3 जिंदगियों की हार, कौन जिम्मेदार? दिल्ली नगर निगम के अफसर इस पर फेल हुए, दिल्ली सरकार फेल हुई। अधिकारियों से कह रहे नाले साफ करो, अधिकारियों से कह रहे लेबर लगाओ, नहीं तो नाले भर जाएंगे, दुर्घटना हो सकती है। सपने हो गए तार तार, कौन जिम्मेदार? दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। 3 परिवारों में हाहाकार, कौन जिम्मेदार? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 3 बच्चों की जान चली गई, उनकी चिताएं जली हैं, और वो इसलिए क्योंकि पानी में डूबकर उनकी जान चली गई। लेकिन ना एमसीडी के अधिकारियों की आंखों में पानी बचा है, ना इस सिस्टम में जरा भी जवाबदेही और जिम्मेदारी, वरना ऐसे 3 बच्चों की जान नहीं गई होती। श्रेया 25 साल उसकी उम्र थी, अंबेडकर नगर की थी, डीएमएसपी बनना चाहती थी, लेकिन 25 साल में उसकी चिता जली है क्योंकि इस व्यवस्था ने उसको डुबो दिया, उसके सपनों को जिंदा मार दिया। तान्या, वो भी 25 साल की थी। कितने सपने! उसके पिता तो ये कहते हैं कि बचपन से ही, वो मूलतः बिहार की रहने वाली थी, बचपन से ही उसका एक सपना था, सबसे बड़ी बेटी थी, कि मुझे एक दिन एक वरिष्ठ अधिकारी बनना है, अपने माँ बाप का नाम गर्व से ऊंचा करना है। लेकिन कोचिंग सेंटर की इस घटना में, अरे घटना क्या कहा जाए, इसे तो हत्याकांड कहना चाहिए। इन बच्चों की जान ली गई है, इस व्यवस्था ने ली है, जिसमें हर किसी ने अपनी आंखों पर जानबूझकर पट्टी डाला था। या तो पैसों वाली पट्टी थी, या ना किसी तरीके से व्यवस्था में जवाबदेही से बचने वाली पट्टी थी। हम आपको बताएंगे इस कड़ी में एक एक भूमिका जिस व्यक्ति की भी रही हो, हम आज सबका कच्चा चिट्ठा आपके सामने लिख लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा ये खेल शुरू हो चुका है। उसकी गलती, उसका ये। हम आपको बताएंगे कौन कौन जिम्मेदार है, किस किस की जवाबदेही होती है। नेविन 28 साल के थे, वो भी यही सपना लेकर आए थे केरल से, और वो बच्चा एक दिन बड़ा अधिकारी बनना चाहता था, उसकी भी मौत हो गई। सवाल बहुत सारे हैं। सबसे पहले उस कोचिंग सेंटर के मालिक पर। पता है, इन कोचिंग सेंटर मालिकों को जब इनको नोट रुपये, बच्चे में इनको सपना नहीं दिखता, इनको पैसा दिखता है। इनको लगता है कि एक और आया हमारे पास, चाहे इतने से कमरे में 100 लोगों को ठूसना पड़े, पढ़ाएंगे, चाहे नियमों को तोड़ना पड़े, चाहे घुसखोरी करके एक ऐसी जगह बेसमेंट से सेंटर चलाना पड़े, लाइब्रेरी चलाना पड़े जहां पर इजाजत नहीं है, तो वो पैसा खिलाएंगे, हर स्तर पे लोगों को खिलाएंगे, लेकिन अपनी ऐसी व्यवस्था चलाएंगे। जान जिसकी जा रही है वो जाए। तो सबसे पहले तो वो कोचिंग सेंटर का मालिक, उसके बाद आते हैं एमसीडी के अधिकारी, जिन सबको अब अगर ऐसा मैप कैसे, नक्शा कैसे पास हुआ। जो नियम है वो ये बताते हैं कि बेसमेंट में आप स्टोरेज कर सकते हैं, आप मतलब ऐसा कोई ज्वलंत पदार्थ नहीं हो, इसके अलावा ऐसी चीजें आप वहां पर रख सकते हैं। लेकिन इस तरह से बच्चों का वहां पर रहना, लाइब्रेरी चलना, इन सब की इजाजत नहीं थी। तो फिर किस किस को पैसा खिलाया गया? प्रश्न तो यही है कि किस किस ने आंखें जानबूझकर बंद की। और आपको पता है, फायर ब्रिगेड ने अभी 9 जुलाई को एनओसी दिया है। 9 जुलाई को अगर वहां पर जहमत कर ली होती किसी ने जाकर देखने की ईमानदारी से, तो वो ये समझ जाते कि वहां पर स्टोरेज नहीं, लाइब्रेरी चल रही है, वहां पर बच्चे दिन भर बैठ रहे हैं, फिर ये एनओसी नहीं मिला होता। लेकिन फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से लेकर एमसीडी से लेकर जवाबदेही, वहां के पार्षद, वहां के विधायक, वहां की व्यवस्था, वहां पुलिस को नहीं पता है कि बेसमेंट में वहां पर इस तरह से कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी चल रही है। जवाबदेही हर किसी की बनती है। आज सब प्रश्न उठाएंगे, श्रेया के लिए सवाल पूछेंगे इस व्यवस्था से, तान्या के लिए, नेविन की बात देश के सामने रखेंगे, और उन तमाम बच्चों की जिनकी जिंदगी ऐसी कोचिंग सेंटर्स के जरिए टिकी हुई है, जहां पर उनके सपने बड़े होते हैं, जहां पर वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वही जब हत्यारे हो जाएं, तो फिर प्रश्न तो पूछना ही पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए किस किस की चूक है, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे।
बुलडोजर चलाया गया, लेकिन तब जब 3 छात्रों की मौत हो गई। एमसीडी के अधिकारी और कर्मचारियों ने अपने काम की दुहाई दी, लेकिन तब जब 3 छात्रों की जान चली गई। एमसीडी के 2 इंजीनियर्स पर कार्रवाई हुई, लेकिन तब जब 3 छात्रों ने मौत की सैलाब में दम तोड़ दिया। अवैध रूप से चलाए जा रहे कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन 3 छात्रों की मौत के बाद दिल्ली की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी सड़कों पर उतरी, लेकिन तब जब 3 घरों की उम्मीदें काल के गाल में समा गई। दिल्ली में यूपीएससी के 3 छात्रों की मौत के बाद इस पूरे शोर शराबे का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक, सियासत, सियासत और सियासत। बेसमेंट अवैध रूप से काम कर रहा था, कौन किसकी जिम्मेदारी है? दिल्ली सरकार, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अधीन है, तो दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि जल भराव ना हो। जल भराव कैसे हुआ? तो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम इसके लिए उत्तरदायी है। मंत्रियों ने बार बार कहा कि डीसिल्टिंग कराइए, नाले जाम हो गए हैं, पानी भर सकता है, अभी बारिश जब शुरू होगी समस्या आ सकती है और लंबे समय से समस्या है। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? एलजी की है। तो मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को आप सजा दे रहे हैं, उनकी जिंदगी आप नरक बनाना चाहते हैं। तमाम अधिकारियों और पूरे लाव लश्कर के साथ छात्रों से मिलने दिल्ली के उपराज्यपाल पहुंचे, लेकिन तब जब 3 घरों के सपने चकनाचूर हो गए। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया, 7 लोगों को गिरफ्तार किया, एमसीडी के रवैये पर उंगली उठाई, लेकिन तब जब 3 छात्रों की मौत हो गई। संसद में भी सवाल उठे, लेकिन तब जब 3 जानें चली गई। 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डीसिल्टिंग करी है नालों की। जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या देखिए सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? क्या फायदा इस दिखावे की सियासत का? क्या फायदा इस सब कार्रवाई का? क्या फायदा निलंबन निष्कासन का? क्या फायदा सवालों का? क्या फायदा एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने का? सिस्टम का हर एक हिस्सा अपने भीतर झांक कर देखता क्यों नहीं? खुद से सवाल क्यों नहीं पूछता कि उन 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ऐसा नहीं है कि एमसीडी को पता नहीं होता कि बारिश होगी तो पानी कहां कहां भरेगा, खतरा कहां दस्तक देगा। यकीन नहीं होता तो 5 दिन पहले उसी इलाके की तस्वीर देखिए, हर तरफ पानी भरा है। डीसिल्टिंग को लेके मैंने सभी विभागों की मीटिंग पहली बार बुलाने के लिए 6 फरवरी को, सर्दियों में उसका नोटिस निकाला था 6 फरवरी को। आपको जान के हैरानी होगी, इस मीटिंग के अंदर इतने सारे आईएएस अधिकारियों को बुलाया गया, इंक्लूडिंग मिस्टर नरेश कुमार। नॉट इवन 1 आईएएस ऑफिसर टर्न्ड अप। इनमें से कोई भी आईएएस अधिकारी इस मीटिंग में नहीं आया। ये सीरियसनेस है। जो अधिकारी इसमें दोषी हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई। कैसे वो इलीगल बेसमेंट चल रहा था, कैसे उनको एनओसी मिल गई? तो इन अधिकारियों को दिखाई नहीं देता, लेकिन सबको पैसे चाहिए, सबको भ्रष्टाचार करना है। तो ऐसे सब अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए और जो बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिल्ली की सरकार तुरंत दे, ये हमने मांगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस को पता नहीं होता कि कोचिंग सेंटर्स में कहां-कहां नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि विधायकों और पार्षदों को इस बात की जानकारी नहीं है कि इलाके के हालात क्या हैं।
ऐसा भी नहीं है कि सरकार और आला अधिकारियों को ये पता नहीं कि उन्होंने कहां कहां अपनी जिम्मेदारियों, अपनी नैतिकता, नियमों के साथ समझौता किया है। ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को पता नहीं है कि देश की राजधानी में क्या चल रहा है। जो हकीकत है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक है। सिस्टम से जुड़े हर किसी की आंखों पर नोटों की गड्डी का चश्मा लगा है, जिसकी वजह से सही और गलत में फर्क नजर नहीं आता। हाल ही में करोलबाग इलाके में बारिश के बाद करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी। फिर भी हालात ज्यों के त्यों, कुछ नहीं सुधरा। वक्त बीतेगा, हालात फिर ढाक के 3 पार। आम आदमी की मौत होती रहेगी, सिस्टम वैसे का वैसा ही रहेगा। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज कुछ सवाल पूछने बहुत जरूरी हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता बीजेपी के, जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश ममगैन साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है एमसीडी के, एलन राउन साहब, फॉर्मर डीसीपी, जुड़ गए हैं। और कुलदीप कुमार, एमएलए और स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ बाहर से जुड़ गए। कुलदीप जी, पहला प्रश्न मैं आप ही से पूछना चाहती हूं, क्योंकि 10 साल से आप दिल्ली की सरकार में हैं, 2 साल से एमसीडी में भी आप ही हैं। कब तक ये खेल चलता रहेगा कि अगर दिल्ली में पानी भर जाए गलती किसी और की है, दिल्ली में पानी ना पहुंचे लोगों को तो गलती किसी और की है, कहीं पर बच्चे की मौत हो जाए एमसीडी की लापरवाही से तो गलती किसी और की है, गलती किसी और की है, हमारी नहीं। ये वाला खेल कब तक चलेगा दिल्ली वालों के साथ, आम आदमी पार्टी का? शायद वो हमारे तक इस वक्त पहुंचे नहीं है। बीजेपी की भी तरफ से हमारे साथ सिद्धार्थ जी हैं, और आलोक जी आपके पास भी आऊंगी। सिद्धार्थ जी, किसकी गलती है? देखिए, आप उनको जिम्मेदार ठहराएंगे, वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं दिखा? अभी लड़ाई तो अच्छी है ना, आप लोग खेलते रहिए, बच्चों की जान गई, उनकी चिताएं जली हैं, आप लोग अपना फुटबॉल का खेल खेलते रहिए, आप उन पर दोष दीजिए, वो आप पर देंगे, और ऐसे ही सियासत चमकती रहेगी। अंजना जी, मैं मानता हूँ ये घटना दोष देने से ऊपर है, बहुत दुखद है, और ये घटना सबके लिए बहुत पीड़ादायी है। पर बात दोष देने या नहीं देने की नहीं है। 1 माह से लगातार राजेंद्र नगर के विधायक को, जो कि आम आदमी पार्टी से आते हैं, वहां के लोकल्स कह रहे थे कि हमारे ड्रेनेज में कोई पानी, जब पहली बारिश हुई थी दिल्ली के अंदर, तब से पानी ड्रेन्स में नहीं जा रहा, कोई सफाई यहाँ पर नहीं हो रही, कोई काम यहाँ पर नहीं हो पा रहा, आप इसका कुछ संज्ञान लीजिए। उस कोचिंग पर्टिकुलर सेंटर के लिए स्टूडेंट्स की बाइट्स हैं, उस पर्टिकुलर सेंटर के लिए छात्रों ने जाकर के बोला यहाँ पर पानी भरता है, यहाँ पर बेसमेंट में पढ़ाई करवाई जा रही है, यहाँ की कंडीशन ठीक नहीं है, किसी ने कोई सुध नहीं ली। 10 साल से विधायक आपके, पार्षद आपके, एमसीडी अब आपकी है, दिल्ली में सरकार आपकी है, लोग आपको वोट देने का काम कर रहे हैं, टैक्स आप वहां से कलेक्ट करते हैं, दिल्ली का जल बोर्ड आपका है। दोष देने के लिए कहां जाएं, किसको कहा जाए, आप मुझे ये बताइए। अगर आप वहां पर जाकर के सभी कोचिंग सेंटर से टैक्स लेने का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग्स का टैक्स सारा आप कलेक्ट कर रहे हैं, परमिशन देने का काम आपका है, दोष कहां दिया जाए? क्या दिल्ली जल बोर्ड के पास ये नहीं था? और अगर आम आदमी पार्टी, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख दूं, 10 साल के अंदर जिस पार्टी ने 4250% का एडवर्टाइजमेंट का बजट बढ़ा दिया हो, कितना बजट सीवरेज पे बढ़ाया? और मैं अंतिम बात बोलता हूं, अगर 1 माह पहले इनके 3 बड़े नेता, और जिसमें शैली ओबरॉय एमसीडी की कमिश्नर मौजूद हैं, वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह सकती हैं कि इस बार मॉनसून दिल्ली वाले एंजॉय करेंगे, हमने सारा इंतजाम कर दिया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तब दोष देने की बात अब किसी और पे जाएगी, अब किसी और को जाकर के बोला जाएगा। आप वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मॉनसून को एंजॉय करिए, 3 बच्चों की लाशें चली गई, अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा और करंट से मिला है, दोष कहां दिया जाए? आप मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, कुलदीप जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं आलोक जी के पास जाऊंगी। पानी लोगों को ना मिले, किसी और की गलती है, पानी ज्यादा हो जाए, किसी और की गलती है, नालियों की सफाई ना हो, कचरा भरे, इस तरह से बच्चों की जान चली जाए, गलती किसी और की है। 10 साल से दिल्ली सरकार में, एमसीडी में 2 साल से, ये गलती किसी और की है सिंड्रोम से आम आदमी पार्टी कब निकलेगी? कब आप अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे? देखिए अंजना जी, आज एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो पूरा सिस्टम है, दिल्ली के अंदर जो अधिकारी, हम अधिकारियों की बात बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि जो सर्विसेज का मैटर माने सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली की सरकार को दिया था, ट्रांसफर पोस्टिंग का सर्विसेज विभाग जो दिया था, उसको आधी रात को केंद्र की सरकार ने बिल लाकर पलटने का काम किया, और उस दिन
इनके बाद से दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय जो हर काम का क्रेडिट लेने के लिए सामने आते हैं, और जब जो विभाग उनके अंतर्गत सीधे आते हैं वो उन पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो विभाग नहीं आते वो वहां पर उनका काम रुकवाने का काम करते हैं। अगर एक मंत्री की मीटिंग में आप सोचिए कि एक दिल्ली के मिनिस्टर वहां बैठे हुए हैं, 4 बड़े मिनिस्टर दिल्ली के जो सारे विभाग हैं वो वहां मौजूद हैं, और उस मीटिंग में कोई सेक्रेटरी ये कह दे कि अभी हम नहीं जाएंगे विजिट पे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? मुख्य सचिव की मैं बात करूं तो अगर मुख्य सचिव महोदय का जो रवैया है वो किसके कहने पर है? वो उपराज्यपाल महोदय के कहने पर है। तो दिल्ली की जनता से किस बात का बदला आज उपराज्यपाल लेने का महोदय करने का काम कर रहे हैं? आज 3 बच्चों की जान जो गई है, आखिर हम ये क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि उन अधिकारियों पे, जिन अधिकारियों ने के इस पे काम करने विफल रहे, जिन्होंने लापरवाही बरती, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, उसकी हम मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं उस एमसीडी कमिश्नर को तुरंत प्रभाव में, तत्काल प्रभाव में सस्पेंड किया जाए, ताकि आने वाले समय एक मिसाल पैदा हो। लेकिन नहीं, उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाएगा, बल्कि और अच्छे अच्छे विभागों से उन्हें नवाजा जाएगा। तो दिल्ली की जनता सारा कुछ देख रही है कि कैसे दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए षड्यंत्र उपराज्यपाल महोदय भारतीय जनता पार्टी कहने पे रचने का काम कर रहे हैं। कम से कम, मैं फिर भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूं कि कम से कम उन बच्चों की मौत पे राजनीति मत कीजिए। एक सेकंड, मेरा सवाल भी सुनिए। मैं समझ गई, मुख्य सचिव की गलती है, मुख्य सचिव की गलती है, एलजी की गलती है। ये जब आप लोग एमसीडी का चुनाव लड़ रहे थे तो आपने उसमें लिखा था नीचे में कंडीशन सप्लाई, आप बताते ना कि हम एमसीडी में तो आप हमें जिता देंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि एलजी साहब कुछ और करेंगे, मुख्य सचिव हमारी बात सुनेंगे नहीं, फला की गलती होगी, चिला की बदमाशी होगी। आपने लिखा था उसमें चुनाव में, जब जनता ने आपके लिए वोट दिया आपने लिखा था। देखिए, आपने कहा लिखने की बात, क्या किसी को उस समय पता था कि उपराज्यपाल महोदय का नॉमिनेट काउंसलरों को भाजपा के कार्यकर्ताओं को नॉमिनेट कर देंगे, और नॉमिनेट करने के बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, और उसके बाद तक 1.5 साल तक स्टैंडिंग कमेटी रुकी रहेगी? क्या किसी को इस बात का अंदेशा था? क्या किसी को पता था? लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जब दिल्ली के लोग उनको हरा देंगे तो वो षड्यंत्र करने का काम करेंगे, वो षड्यंत्र करके दिल्ली के काम रोकने का काम करेंगे। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं इन लोगों से कम दिल्ली के लोगों की जान से खिलवाड़ करना बंद करो, अपनी गंदी राजनीति को बंद करने का काम करो। और उपराज्यपाल महोदय से भी कहता हूँ, वो संवैधानिक पद पे इस देश पे बैठे हुए हैं, बीजेपी की बात आपने सुन ली, क्योंकि आप लोग यहाँ पर हैं, सुन नहीं पा रहे, तो मैं बता देती हूँ कुलदीप कुमार ने क्या कहा है। कुलदीप कुमार जी ये कह रहे हैं कि मुख्य सचिव उनकी बात सुनते नहीं, एलजी साजिश रच रहे हैं दिल्ली की सरकार के खिलाफ, और इसीलिए इस तरह की घटना घटी है। वो हाथ जोड़ के इनसे कह रहे हैं कि आप ये सब बंद कीजिए। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी हालांकि एक वक्त पर आप लोग भी यहाँ पर सरकार में थे एमसीडी में, लेकिन और यहाँ पर और गठबंधन के आपके साथी अभी आम आदमी पार्टी है या नहीं है? मतलब उसी हिसाब से आप नाप लीजिएगा कितना बोलना है, नहीं बोलना है, किसके खिलाफ बोलना है, लेकिन बोलिएगा जरूर, पूछिएगा जरूर। और आपकी नजर में किसकी गलती दिख रही? अंजना जी, मैं हमेशा माइक ले लीजिए सर। मैं हमेशा जो चीज जनता के हित में है वो बोलने का ही प्रयास करता हूँ। मैं सिस्टम को दोषी नहीं ठहराता हूँ। मैं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों दोषी हैं, और दोनों बराबर के दोषी हैं। सिस्टम कह के दोनों को बचाया नहीं जा सकता है। आज आप देखिए कि 2 साल से कॉरपोरेशन में ही है, लेकिन उससे पहले 15 साल बीजेपी रही है। केजरीवाल जी स्वयं जेल में है, आए थे दिल्ली को पेरिस बनाने के लिए, और जो आज हालत है वो पूरे देश ने देखी है। आज सबसे पहले अगर वहां राजनीति करने कोई गया इतनी दुखद घटना के बाद, तो बीजेपी की सांसद गई। हमने तो कह रहे हैं कि भाई किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये पहली घटना नहीं है। मुखर्जी नगर में अभी आग लगी, बिल्डिंग धू धू करके जली, मुंडका में धू धू करके जली। एलजी साहब का कोई एक बयान 4 दिन से आया हो तो बता दीजिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेदार स्टेटमेंट आई हो तो बता दीजिए। करंट लगने से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अब मैं ये कहने लगूं कि जब कॉरपोरेशन बीजेपी की थी उस समय ये बेसमेंट बना था, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। तमाम सैकड़ों हजारों बेसमेंट बने हैं पिछले 15 सालों के अंदर, 17 सालों के अंदर, जब से इनकी सरकारें आई हैं। दोनों जिम्मेदार हैं और दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। दुखद है कि दिल्ली फायर सर्विस का एक अधिकारी, एक चपरासी तक अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ है। किसने लाइसेंस दिया और वहां पर क्या चल रहा था? क्या दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे सब कुछ होता रहा और दिल्ली पुलिस ऐसे देखती रही? क्या वहां के बीट कांस्टेबल से लेकर एसएचओ तक सामान नहीं पहुंचा होगा? संभव ही नहीं। राजेंद्र नगर जैसी कीमती जगह में बेसमेंट बड़े बड़े बन जाएं और एसएचओ को पैसा ना जाए या दिल्ली पुलिस को पैसा ना जाए, ये कौन मान सकता है? पूरा का पूरा सिस्टम जो है, जिस तरह से पुलिस है, कॉर्पोरेशन है, फायर सर्विस है,
ये तीनों के तीनों जिम्मेदार हैं और ये नजीर बनना चाहिए। आज कोई पार्टी कितनी कम जिम्मेदार है, ज्यादा जिम्मेदार है, वो नहीं होना चाहिए। आज 3 बच्चों की जान गई है, वो इम्पोर्टेंट है और मेरा ये मानना है कि अभी तक नजीर नहीं बनी है, नजीर बननी चाहिए। और वो जो बुलडोजर बाबा जी वाला ये डबल इंजन की सरकार वाले लेके घूमते थे, 1-2 अधिकारियों के यहाँ पर बुलडोजर चला दीजिए। आपकी वो बुलडोजर अब ठीक कार्रवाई लग रही है आपको? नहीं, मैं समझता हूँ कि जिसको ठीक लगती थी वो अब यहाँ करके दिखाए ना। अब आपने सेवानिवृत्त हो चुके हैं ना, तो थोड़ी सी आज ईमानदारी दिखाइएगा। मैं हमेशा ईमानदारी दिखाता हूँ। कौन कौन पैसा लेता है जो हफ्ता चलता है? मतलब अगर बेसमेंट में बिना इजाजत के चल रहा है, फायर ब्रिगेड वाला भी 9 जुलाई को पैसे लेकर या जिस भी वजह से एनओसी देता है, थोड़ी सी ईमानदारी दिखाइएगा किस किस को पैसा पहुंचता है। हफ्ता चलता है कि महीना चलता है कि साल का चलता है कि एक टाइम का डील होता है साल के लिए, थोड़ा बताइएगा जरा। देखिए, जब मैं चेयरमैन था तो लगभग 300 बिल्डिंग इस एरिया की ऐसी हैं जिनको जो इलीगल थी, जिसमें ये अल्ट्रेशन हुए थे और जिसको सील करना चाहिए थे, डिमोलिशन करना चाहिए था। हमने बड़े 16 मेजर को तो शुरू किया, लेकिन बाकी सबको बचाने के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, कांग्रेस के हो और चाहे बीजेपी के हो, सब बचाने में लग गए। राजेंद्र नगर के सारे एरिया में अगर आप देखोगे 17-18 में भी वो थड़े तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। कौन लगता है, किस तरह का व्यक्ति लगता है? एक सेकंड, पार्षद, विधायक, सांसद, नेता, मंत्री? नेता, पार्षदों की तो कोई वैल्यू नहीं है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट पार्षद और विधायक को तो कभी एंटरटेन ही नहीं करता। तो नेता क्या चीज है? मतलब नेता विधायक मतलब या सांसद या मंत्री? जैसे कॉर्पोरेशन में आप मेयर कह सकते हो, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन कह सकते हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह सकते हो, दिल्ली सरकार के मंत्री कह सकते हो। और मैं पार्टी के आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको इसमें एक और बात बता रहा हूँ। आज मैंने देखा कि कल वो लोग अरेस्ट हुए जो मकान मालिक और उसका संचालक है, और सीधा जुडिशियल कस्टडी चले गए। पुलिस ने रिमांड तक नहीं मांगा। रिमांड मांगते ना, पूछते ना भैया किस किस को पैसा देते हो। लोकल थाना पैसा न ले, ये हो ही नहीं सकता। सही कह रहे हैं वो। लोकल एमसीडी का बिल्डिंग डिपार्टमेंट पैसा न ले, ये हो ही नहीं सकता। कौन कौन से स्तर के अधिकारी लेते हैं, यही तो मैं पूछ रही हूँ, आप बता नहीं रहे। अंजना जी, बात ये होती है कि ये तो कंफर्ट जोन की बात है। अगर बीट कांस्टेबल पर एसएचओ का कंफर्ट है, काम निपट गया तो वही कर लिया। नहीं, बीट कांस्टेबल के माध्यम से पहुंचता है। और वो जो एमसीडी में जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने वो बिलदार से रखे हुए हैं जो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो जो है कलेक्शन करते हैं। और ये जेई वगैरह का क्या रोल होता है? जेई से ही आगे ऊपर तक बढ़ता है। जेई से बढ़ता है, जेई से बढ़ता है और डीसी तक तो बढ़ता ही बढ़ता है। जेई किसको देता है? मैं बताता हूँ, जेई सिस्टम ये है इनका, जो मैंने महसूस किया कि जेई के पास सारा कलेक्शन जाता है, ठीक है, और जेई से डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर को हो, चाहे वो एसी को हो, चाहे एक्शन को हो, चाहे एससी को हो, चाहे डीसी को। ये तो चैनल है ही। कुछ मामलों में सवाल आपसे पूछ रही हूँ, जब आप इस व्यवस्था में घुसे और आप ये कह रहे हैं कि आप ईमानदार हैं, ये जेई सब जो पूरा रैकेट चला, ईमानदार हूँ, आप जो समझ रहे हैं वो समझ लें, लेकिन मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। मैं सवाल पूछ रही हूँ, तो ये जो रैकेट आप कह रहे हैं कि जेई का चलता है, कोई अधिकारी आके कुछ कर सकता है व्यवस्था को, या बहुत अंदर सीप रहता है? कोई व्यवस्था अगर अधिकारी आता भी है तो वो मतलब कुछ कर नहीं पाता, इतना स्ट्रांग इनका रैकेट रहता है, अंदर अंदर चलता रहता है। मैं इसमें आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2011 में 31 दिसंबर 2011 को पहली बार 183 जेईस की और सारे बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लोगों की ट्रांसफर हुई। हमने एक पॉलिसी बनाई कि कोई भी चार्जशीटेड एक जेई पर 35 केस थे, सीबीआई के, एंटी करप्शन के, उसके दिल्ली पुलिस के और डिपार्टमेंटल। जेई से लेकर एक्शन तक किसी के पास 35 है, किसी पर 30 है, 5,500 केसेस थे और वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट में एंजॉय कर रहे थे। तो हमने ये माना कि पब्लिक वर्किंग में कोई ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जो चार्जशीटेड है। जब वही चार्जशीटेड बैठा होगा तो वो भरोसा कैसे देगा कस्टमर को या जनता को? तो सारे हटाए। उस समय मर्जी के बगैर जेई पैसे, मैं बता रहा हूँ, मेहरा जी कमिश्नर थे। वो कह रहे कॉर्पोरेटर्स की मर्जी की मर्जी। हाँ, बिल्डिंग डिपार्टमेंट कॉर्पोरेटर को कोई घास नहीं डालता। ये छोड़ो, आपको पता है, आप अगर देखो या तो मैंने क्या बोला, जेई बिल्डिंग कॉर्पोरेटर को भी देता है, एमएलए को भी देता है, वो पहले कह चुका हूँ मैं, सबको देता है नीचे से ऊपर तक। लेकिन कॉर्पोरेटर का कंट्रोल जेई बिल्डिंग पे कोई नहीं होता। जेई बिल्डिंग सीधा डीसी और कमिश्नर के अंतर्गत। तो इसमें ये है। ठीक, अब आ रही हूँ सर, रुकिए, बड़ी खबर है इस वक्त, बता दूं जरा दर्शकों को। न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है जो ये आरोपी है कोचिंग सेंटर हादसे के आरोपियों को न्यायिक हिरासत में, 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब राव साहब सेवानिवृत्त हो गए, तो इनसे भी उम्मीद करती हूँ कि कुछ सच्चाई के साथ यहाँ पर बात बताएंगे। आप बताइए, पुलिस वाले कितना खाते हैं इसमें?
हफ्ता लगता है, महीना लगता है, वन टाइम डील होता है? कितना खाते हैं और कब कब खाते हैं ये बात तो आगे की बात है, बट मैं एक सिस्टम की बात बता देता हूँ कि जो ऐसी इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ पता लगता है बीट ऑफिसर को या एसएचओ लेवल पे या किसी डिवीजन ऑफिसर को, तो वो एक रिपोर्ट बनाकर एमसीडी में जरूर भेज देता है। वो ये कहता है कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, हो रही है, फिर भी अगर वो खाते हैं तो फिर उनकी अपनी ईमानदारी और उसकी बेईमानी की बात है। इस पे मैं किसी का पर्टिकुलर में नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ऐसे जो ओपनली ब्लेटेंट दिख रहा है कि बेसमेंट के अंदर कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और बीट ऑफिसर वहां का एरिया का घूमता है, तो एक नहीं यही नहीं है, यहाँ तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है। ऐसे और भी बहुत से बेसमेंट्स हैं जिनको देखना चाहिए और देखकर उनको बंद कराने के लिए खाली लिखने से काम नहीं चला, बंद कराने की बात करनी चाहिए। जो भी डिपार्टमेंट है, एमसीडी खासतौर से इसमें जिम्मेवार है, और जो एमबीआर साहब ने बड़ी ईमानदारी से सब बातें बताई हैं, तो ये सबको मिलकर ये देखना है कि किसी की जान चली, लेकिन ईमानदारी से मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ, आप ही एक चेन बता दीजिए कहाँ से निकलता है, कहाँ तक पहुँचता है। देखिए चेन का जहाँ तक सिस्टम है, मेरे टाइम में मैं ऐसे इस डिपार्टमेंट में ऐसे रहा नहीं, लेकिन जो आम बातें पता लगती हैं वो बीट कांस्टेबल से शुरू होता है और वहां तक जाता है। कितना क्या क्या जाता है वो अलग अलग बात है, लेकिन हाँ वो अपनी स्किन की पोस्टिंग वाला कितना लगता है? बिल्कुल पोस्टिंग कितना लग रहा है आजकल? हर जगह हर पुलिस स्टेशन की पोस्टिंग का कोई ऐसा कोई रेट फिक्स कहीं नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऊपर नीचे होता है, कुछ न कुछ होता रहता है। ऊपर नीचे रेट की बात नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं मलाईदार और बिना मलाईदार बातें तो होती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं किसी का रेट फिक्स करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं आपको एक सिस्टम की बात बताने आया हूँ और वो सिस्टम यही है। करना है आपको, बताना है। देखिए जिनके परिवार में आप सोचिए ना, 25 साल की श्रेया थी, 25 साल की तानिया, 28 साल की नेविन, बच्चों के साथ अगर ये पैसों की लालच नहीं होती कुछ लोगों को, तो जिंदा होते ना साहब, डेफिनेटली होते। इसमें तो ये नहीं है कि मैं आपको रेट फिक्स करने करी हूँ, मैं तो कह रही हूँ बताइए देश के सामने। जो आदमी इसमें गुनाहगार है, इन्वेस्टिगेशन में जो जिन का रोल आएगा, डेफिनेटली उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं किसी को बचाने की बात नहीं कर रहा, चाहे वो पुलिस है चाहे कोई भी है, इसमें दो राय नहीं है कोई। अभी मुंडका के अंदर इतना बड़ा अग्निकांड हुआ, क्या एक पुलिस वाला एक सस्पेंड हुआ? क्या कॉर्पोरेशन वाला एक सस्पेंड हुआ? क्या फायर सर्विस वाला कोई एक व्यक्ति सस्पेंड हुआ? आप कह रहे हैं कि सिस्टम है, ये है, वो है, सबको पता है, ओपनली पता है कि कांस्टेबल आता है, कांस्टेबल आके बीट कांस्टेबल देख के चला जाता, फिर जो कंसर्न एसआई होता है वो अपना संज्ञान लेता, फिर एसएचओ लेता और ऊपर तक सब कुछ होता। क्या एसीपी और डीसीपी नहीं लेते? क्या सच्चाई नहीं है ये? अगर एसीपी और डीसीपी ना ले तो एसएचओ की हिम्मत है कि पैसे खा जाएगा। और ये जो बेसमेंट था, डीसीपी 4 बदल गए होंगे बेसमेंट बनने के बाद, क्या एक भी डीसीपी ने या किसी भी एक एसएचओ ने कोई संज्ञान लिया? आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले तो कॉर्पोरेशन वाले करेंगे। क्या पुलिस वाले? लेकिन आलोक जी सरकार की कितनी जवाबदेही है? आप आम आदमी पार्टी पे बड़े सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, पुलिस वाले कसूरवार, एमसीडी वाले कसूरवार, लेकिन जो सरकार है, जो एमसीडी से आप बोलते थे ना हर बात पे बीजेपी है ना एमसीडी में, पूछिए उनसे। आज आप आम आदमी पार्टी से पूछ नहीं रहे उतने गुस्से से। बिल्कुल पूरी तरह से कह रहा हूँ कि दोनों जिम्मेदार है। दिल्ली फायर सर्विस किसके अंडर है? आम आदमी पार्टी के अंडर है। कॉर्पोरेशन किसके अंडर है? इनके अंडर है। किनके? आम आदमी पार्टी के अंदर। मैं तो कह रहा हूँ कि कुलदीप जी सुन रहे हैं आपको। कुलदीप जी आपसे पूछेंगे अब आलोक जी सवाल। मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों इस दिल्ली का बेड़ा गर्क करने में पूरी तरह से भागीदार है। 3 बार से 7 सांसद। बीजेपी को आप दिल्ली पुलिस की वजह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर है, लैंड किसके पास है? डीडीए के पास है। वो जो कॉलोनी है वो शुरू में किसने बनाई? डीडीए ने बनाई। क्या राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर एमसीडी ने बसाया था? नहीं, डीडीए ने बसाया था और हमारे टाइम में बसाया था। वही मैं कह रहा हूं ना, मैं तो स्वयं कह रहा हूं। लेकिन वर्तमान में 15 साल तक कॉर्पोरेशन में बीजेपी रही, 2 साल से ये लोग हैं, 17 साल हो गए। सिविक बॉडी का बिल्कुल भ्रष्टाचार में बिल्कुल उनको डुबो दिया। अब इन्होंने कहा 17 और 18 में हमने वहां पर थड़े तोड़ने का काम किया। भाई 17 और 18 में किसकी सरकार थी? 17 और 18 में कॉर्पोरेशन बीजेपी की थी। किसने रोक दिया? कांग्रेस ने रोक दिया, आम आदमी ने रोक दिया। एक सवाल तो आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए। सारे के सारे सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं फायर सर्विस, अभी जवाब देंगे। मैंने कहा फायर सर्विस वाला अभी तक एक भी अधिकारी सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? कौन करेगा उसको? कौन रिकमेंड करेगा? फायर का मंत्री कौन है? क्या उसने चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि भाई जो भी कंसर्न ऑफिसर फायर वाला है उसको सस्पेंड कीजिए? दोनों लोग जिम्मेदार हैं। वो गेंद उसके पाले में डालेगा, वो उसके पाले में डालेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? बिल्कुल पूरी तरह से आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। कुलदीप जी जवाब दीजिए इसका। देखिए अंजना जी, बिल्कुल ये वो पूछ रहे हैं कि भाई उनको सस्पेंड कौन करेगा। तो मैं मेन इस डिबेट का विषय यही है कि आज की डेट में अगर कोई मंत्री
किसी अधिकारी को उसके काम ना करने पे, लापरवाही बरतने पे सस्पेंड करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। अगर आज एमसीडी कमिश्नर अपॉइंट होते हैं तो क्या जो कमेटी है उस कमेटी की रिकमेंडेशन से अपॉइंट होते हैं? क्या अगर आज किसी को सस्पेंड किसी मंत्री को करना है तो क्या कर सकते हैं? पूरी दिल्ली विधानसभा ने फाइनेंस सेक्रेटरी के खिलाफ बिल पास किया था कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोकी, उन्होंने दिल्ली के काम रोकने का काम किया। पूरी विधानसभा ने एक मत में पास करके प्रस्ताव भेजा। क्या वो सस्पेंड हो गए फाइनेंस सेक्रेटरी? नहीं हुए। जिनकी बात मिनिस्टर ऑफ मीटिंग में कर रहे हैं, जहां पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो जो बात कह रहे हैं जिन मिनिस्टर मंत्री जिन सचिव साहब के लिए, उनको 4 दिन प्रमोशन मिल जाता है, उनको एक डिपार्टमेंट और नया मिल जाता है। मतलब जो अधिकारी दिल्ली के लोगों को परेशान करेगा, दिल्ली के काम रोकेगा, उस अधिकारी को तो सचिव दर्जे के पद दिए जाएंगे, एक साथ 4-4 डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो अधिकारी दिल्ली की जनता के लिए काम करना शुरू करेगा, उसका ट्रांसफर, उसे काला पानी की सजा मिलेगी, अंडमान निकोबार भेजा जाएगा। तो आज एलजी महोदय इसके लिए पूरे जिम्मेदार है। और एलजी साहब, अगर क्रेडिट लेने के लिए आप आते हो, नाले नाले घूमते हो, काम का क्रेडिट लेते हो आने के बाद, लेकिन दिल्ली पुलिस के थाने में नहीं जाते हो, दिल्ली के अंदर जो वारदात बढ़ती है उनके ऊपर नहीं जाते हो, डीडीए पे एक शब्द कभी नहीं बोलते हो। मैं एलजी साहब से भी कहना चाहता हूँ, एलजी साहब आओ और जिम्मेदारी लो। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ चैनल बैठ के, पार्टी का होने के नाते भी, सरकार का होने के नाते भी, कि जो भी अधिकारी इसमें शामिल है, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो एमसीडी का हो, सबको सारी गलती कुलदीप जी एलजी की है, आम आदमी पार्टी की कोई गलती नहीं है। आप अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को, अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं। और अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप एमसीडी को भी क्लीन चिट दे रहे होंगे। सारी गलती दिल्ली पुलिस की है, फायर ब्रिगेड को भी क्लीन चिट दे रहे होंगे, जिन्होंने 9 जुलाई को क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि फायर भी आपके नीचे है। तो सारी की सारी गलती सिर्फ दिल्ली पुलिस। नहीं सर, आप रहिए इसी भ्रम में रहिए, यही चलाइए, यही बताइए, इतनी जवाबदेही जिम्मेदारी मत लीजिए। मैं तो आपसे कह रही हूँ सर, सारी गलती एलजी की है। पूरा जिम्मेदारी से कह रहा हूँ तो आपसे कि जिस भी अधिकारी, चाहे वो दिल्ली सरकार का है, चाहे वो एमसीडी का है, चाहे वो फायर विभाग का है, जो भी अधिकारी हैं, उनको तुरंत प्रभाव में सस्पेंड करने का काम उपराज्यपाल महोदय करने का काम करें। जिनके पास दिल्ली का सर्विसेज विभाग है, वो तुरंत प्रभाव में सस्पेंड करें। अधिकारी तो सस्पेंड हो रहे हैं, होंगे। दिल्ली में दोबारा आपकी सरकार की क्या जिम्मेदारी है साहब? अंजना जी, आप सवाल सरकार से पूछेंगे। देखिए अंजना जी, मैंने डिबेट की शुरुआत में इनसे 2 बातें कही थी। राजेंद्र नगर के लोगों ने लोकल विधायक को 1 महीने पहले कंप्लेंट करी और उन्होंने कंप्लेंट करके कहा कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग की इतनी समस्या है। क्या किया विधायक ने? बात बात पर चिट्ठी निकालने वाले, अखबार में इश्तिहार निकालने वाले, सड़कों पर बैठने वाले, पानी नहीं है उसके लिए धरना करने वाले, जब पानी आया तो नहीं संभाल पाए। क्या जवाब दिया आपने? 1 हफ्ते से वहां के बच्चे बता रहे हैं पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर के लिए कंप्लेंट करी, आपके लोगों को करी। क्या जवाब दिया आपने? नहीं सुन रहा था कोई अधिकारी। अगर यही आपका नैरेटिव है, क्यों नहीं बाहर आके बोले? मुख्यमंत्री जेल में बैठ करके तो अपना संदेश भेज सकते हैं चुनावों के बीच में। क्या संदेश भेजा मुख्यमंत्री ने? कौन सी एक चिट्ठी लिखी? और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली उनकी धर्मपत्नी, वो हरियाणा में चुनाव का प्रचार कर रही है, वो क्यों नहीं जा सकती राजेंद्र नगर में? अगर राजनीति की यही बात है तो फिर राजनीति ही कर लीजिए, मत लीजिए जिम्मेदारी। मैं इतना पूछना चाहता हूं, आपको अगर इस बात की जानकारी थी, इधर उधर की बात मत करिए। 1 हफ्ते, अभी कुछ दिन पहले जो करंट से जिस लड़के की मौत हुई, उस पर कोई कार्रवाई वहां पे नहीं की गई। हमने अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए वहां जाके प्रदर्शन किया, तब आपने वहां जाके कैसे एक्शन कर दिया? वो एलजी ने करवाया था एक्शन, उसका तो क्रेडिट ले रहे थे आप कि हमने वहां पे बुलडोजर भेजा, हमने ऐसा किया वैसा किया। क्रेडिट सारा आपका। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मॉनसून एंजॉय करेंगे दिल्ली वाले, हम दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, पूरी दिल्ली को झील बना दिया, तब कोई बात नहीं होती। मैं मानता हूँ जिम्मेदारी बिल्कुल तय होनी चाहिए। और एक बात और कहूंगा, बड़े विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, साथ में मत बोलिए। देखिए मैं तो 2 लोगों को एक साथ सुन के नहीं समझ पाती। हमारे दर्शक भी मेरे ही तरह सामान्य लोग हैं। आप लोग अद्भुत लोग हैं, 4-4 लोग एक साथ बोल सकते हैं। हमारे दर्शक और मैं नहीं समझ सकती। इनको पूरा करने दीजिए। मैंने आपसे जवाब लिया, मैं पुनः आपके पास आऊंगी। कम से कम बहस कर, उन परिवार वालों की ही सोच लीजिए जो सोच रहे होंगे कि शायद कुछ अच्छे प्रश्न और जवाब आएंगे आज हमारे लिए, न्याय के लिए। प्लीज बारी बारी से बोले, पूरी कीजिए आप अपनी बात। और खाली पॉलिटिक्स ही आप भी डिस्कस करेंगे? नहीं, बिल्कुल पॉलिटिक्स दिल्ली डिस्कस पुलिस नहीं कौन करूंगा। देखेगा? मैं इसी का जवाब देता हूँ। दिल्ली पुलिस का जवाब दीजिए, आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब देता हूँ। दूसरी बात अंजना जी, मेरे को पता नहीं था कि वो बोल रहे हैं, नहीं तो मैं चुप हो जाता, क्योंकि ये विषय बहसबाजी है, एक दूसरे के ऊपर बोलने का नहीं है। पर एक बात बड़ी विद्वान लोगों ने कही और कहा गया, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर सब यहाँ पे डिस्कस किए गए। शासन प्रणाली में देश भर में क्या कमियां हैं ये हम सब जानते हैं, पर देश की जनता एसीपी, डीसीपी को नहीं चुन रही है। दिल्ली की जनता ने किसको वोट दिया, किनको जिम्मेदारी दी, किनको चुना, वो जब जवाब लेने की बारी आएगी तो कहीं क्यों और जाएंगे। मुझे बताइए कौन सा विधायक है जिसके घर पे शाम को दिल्ली सरकार का अधिकारी जाके नहीं बैठता?
कौन सा विधायक है? और दिल्ली की जनता जाकर के उस विधायक के घर में बैठ जाए। कौन सा मंत्री है जिसके शाम को जाकर के जेई घर पे नहीं बैठते हैं? सब लोग बैठने लग रहे हैं। ट्रांसफर से लेकर के पोस्टिंग तक पूरा दिल्ली सरकार सब कुछ करने लग रही है नीचे। कौन सा दिल्ली का विधायक है, कौन सा दिल्ली का मंत्री है जिसको कमीशन कट नहीं पहुंच रहा? सवाल पूछने पे आएंगे तो क्यों गड़बड़ होती है? रही बात दिल्ली पुलिस की, आपने बिल्कुल पूछा, दिल्ली पुलिस ना किसी कॉम्प्लेक्स को सील कर सकती है विदाउट परमिशन फ्रॉम दी एमसीडी, फ्रॉम दी हाउसिंग डिपार्टमेंट, ना ही कहीं जाकर के अपार्ट फ्रॉम कंप्लेनिंग कि यहां पे ये हो रहा है उस पर कोई एक्शन ले सकती है। अगर दिल्ली पुलिस पे ही आपको सवाल पूछना है तो दिल्ली पुलिस की प्रणाली और दिल्ली जल बोर्ड की प्रणाली को भी कंपेयर कर लीजिए। पर बात यह नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों किया। जो व्यवस्था चली आ रही है, जो व्यवस्था में जिन लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे फिर वो अधिकारी हो चाहे पॉलिटिशियंस हो, मैं उसकी बात नहीं करता। आज मैं पैनल पे युवा हूं, मैं राजेंद्र नगर में रहा हूं, वहां पे 7 के बच्चे थे जिनके साथ ये हुआ है। आज ये मुझे बताइए, हम जवाब किससे पूछे जाकर के? मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूं यहाँ पे, आप मुझसे भी पूछिए, जवाब मैं दूंगा। हमने 1 हफ्ते पहले जो करंट से मरा उसके लिए जाके प्रदर्शन भी किया था, तब जाके क्यों ये क्रेडिट लेने का काम कर रहे थे? देखिए हमने एक्शन किया, देखिए हमने एक्शन किया। हमने तो नहीं कहा था शैली ओबरॉय को जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कि मॉनसून को एंजॉय करिए। हमने कहा था, जब आप ये कह सकते हैं कि हमने डीसिल्टिंग कर दी है, हमने पूरे दिल्ली की ड्रेन्स को साफ कर दिया है, इस बार मॉनसून एंजॉयबल होगा। अगर 3 बच्चों की मौत एंजॉयबल है तो ये नहीं चाहिए, शैली ओबरॉय को इस्तीफा देना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। कुलदीप जी, इस पे जवाब दीजिए आप। एक सेकंड, कुलदीप जी जवाब दीजिए। मॉनसून को एंजॉयबल बता रही थी वो दिल्ली के लिए, इस पर प्रश्न जवाब दीजिए जरा। अंजना जी, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये समय राजनीति करने का नहीं है और भारतीय जनता पार्टी मौके तलाश रही है दिल्ली में राजनीति करने के। जैसे प्रश्न पूछा दिल्ली पुलिस से, ये दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता बन जाते हैं। आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप हमें ज्ञान देने लगते हैं। प्रवक्ता बन जाते हैं कुलदीप जी, ये एलसा के प्रवक्ता। एक सवाल पूछ रही हूँ, आप इस पे जवाब दीजिए ना। मैंने दिल्ली पुलिस पर सवाल पूछा, अधिकारियों पे पूछा, उन्होंने जवाब दिया। मैं आपसे सीधा प्रश्न कर रही हूँ कि अगर दिल्ली की मेयर ये कहती है कि अब मॉनसून को आप दिल्ली में एंजॉय कीजिए और फिर ये घटना घटती है, अंजना तो ये आपकी परिभाषा में मनोरंजन है, क्या है ये? अंजना जी, और ये मेयर साहिबा किस अधिकार से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है, इस पर एक जवाब आना चाहिए। जब भी मानसून आता है या कोई भी काम दिल्ली मेयर करेंगी या दिल्ली सरकार करेगी, निश्चित रूप से वो दिल्ली वालों के लिए उसमें आगे बढ़ेंगी और अधिकारियों को आदेश देंगी। अब अधिकारियों को अगर ये बात लग जाए कि नहीं, अगर मेयर ने मानसून एंजॉय करने के लिए कहा है, वो बात एलजी साहब को ठीक ना लगे तो एलजी साहब आदेश दे देंगे अधिकारियों को, मेयर की बात को मत मानिएगा, मेयर महोदय ने एंजॉय करने के लिए कहा है मानसून को। ये आप ये कहना चाहती हैं? ये बिल्कुल नहीं होता है। अधिकारियों को मेयर की बात माननी पड़ेगी और एलजी महोदय उनको ये आदेश जारी करके कहते हैं कि मेयर की बात मत मानिए, आप मंत्री की बात मत मानिए। कौन सा अधिकार एक मिनिस्टर, एक सचिव के पास है? कौन सा अधिकार एक कमिश्नर के पास है कि मेयर की बात को मना कर देंगे? वो केवल और केवल एलजी साहब के संरक्षण में इस तरह की बातें कर रहे हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ये मना कर दे। और आज मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एलजी साहब को इस बात का जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों को खुली छूट देने का काम किया। और मैं फिर कह रहा हूं, आज उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हुई अंजना जी, तो ये मिसाल साबित नहीं होगी। एलजी साहब की सारी जिम्मेदारी है, मेयर साहिबा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका जवाब हमारी जनता समझ गई है, आपकी जनता हमारी जो देख रही है इसको जवाब आपके पास वापस आते हुए मिसाल साबित नहीं होगी। एलजी साहब को भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो मिसाल पेश करना चाहते हैं, वो हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं, हमारे साथी हैं। अगर आज ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे बच्चों को सुरक्षित माहौल नहीं मिल पाएगा। एलजी साहब के पास हम किसी को बचाने नहीं बैठे कि मैं फायर डिपार्टमेंट को बचाने के लिए बैठा हूं, मैं यहाँ पे अपनी सरकार को बचाने के लिए बैठा हूं, नहीं। हम फिर कह रहे हैं स्पष्ट रूप से, आप एलजी को टारगेट कीजिए, ये मेयर को टारगेट कर ही रहे। खेलते रहिए आप लोग, खेलते रहिए, तमाशा करते रहिए। आपके पास मैं वापस आ रही हूँ। सवाल यह है कि अभी भी अब ये ऐसा तो है नहीं कि खाली यूपीएससी के ही कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल कॉलेज चलते हैं ऐसी जगहों से जहां पर बेसमेंट में क्लासेस चल रहा है, सीढ़ियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, बच्चे उसी में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे कोई तरीका है इसको रोकने का, या कुछ दिन की बात है, 13 सेंटर्स 14 सेंटर्स कुछ सील हुए हैं, फिर चलने लगेगा सब कुछ धड़ल्ले से? ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पिछली बार गुरु तेग बहादुर नगर में हुआ, बहुत उस समय एक्टिविटीज हुई। पिछले सितंबर में बाढ़ दिल्ली में आ गई, 220 mm से ज्यादा पानी आ गया। उस दौरान भी ये हुआ कि पानी भर गया, इसके लिए वो करेंगे। हर एक, चाहे वो डीडीए हो, चाहे एलजी हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे एमसीडी हो, सबने बातें कही। और 9 महीने 10 महीने में क्या हुआ? देखिए, अगर कुछ किया है तो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए।
मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। देखिए ये क्या है कि इस्तीफा अच्छा ये होता कि दोनों दल रूलिंग में मैटर करते हैं और दोनों दल आत्मचिंतन ये करते कि भाई कहां हमसे कमी रह गई, उसको कैसे सुधारा जाए कि भविष्य में ये ना हो। अच्छा, एक सवाल है मेरा, आपको टोक रही हूँ मैं, ठीक है, ये सब तो ज्ञान की बातें हैं, सो आदर्श स्थिति की हम बात करें। ये एमसीडी का पूरा मामला ऐसा हुआ कैसे, मतलब कैसे वो इस केस में बताता हूं, प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। ये पूरा मनी मिंटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बन गया है भ्रष्ट नेताओं के लिए, भ्रष्ट व्यवस्था के लिए? देखिए ये इसलिए बन गया कि एक तो सारा पैसा इसी में, नहीं पैसा भी इसमें है। दूसरी बात सबसे अजीब कहानी ये है कि एमसीडी घाटे में है, लेकिन एमसीडी में काउंसलर से लेकर इंजीनियर तक। मैं जब चेयरमैन था मुझे याद आया, एक सीनियर इंजीनियर ने मुझे कहा कि सर मेरा फार्म हाउस है यहाँ फरीदाबाद में, किसी दिन आइए लंच पे। तो मैंने पता किया तो पता चला जेई एक्शन से ईएनसी तक बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट हो, मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या सैलरी मिलती है और कितना दबाव रहता है खर्चे का, और सबके फार्म हाउस बन गए। तो बात सारी ये है कि इसमें सच्चाई ये है कि जो दिखता है, आपका नहीं बन पाया है। नहीं, मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम लोग जो है मध्यम वर्ग परिवार से मैं इसमें इस केस में जो आपको रिमार्क में सबसे लेना चाहती हूं, मैं इसमें आपको जो महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ कि 2010 में ललिता पार्क में 71 लोगों की डेथ हो गई। जल्दी हमने कोशिश करके दिल्ली सरकार, दिल्ली कॉर्पोरेशन पे लगाए, दिल्ली कॉर्पोरेशन दिल्ली सरकार पे लगाए, तो कोशिश करके 5 एमसीडी के जेई वेई एक्शन किया, उनके खिलाफ सस्पेंशन करी। मैं हट गया, 8 साल जांच चली और जांच चलने के बाद सजा क्या हुई पता है? जो जेई था उस समय वो रिटायर हो चुका था, उसको 21,000 रुपए फाइन लगा के 71 लोगों को श्रद्धांजलि दे दी। 71 लोगों की श्रद्धांजलि 21,000 रुपए में। देखिए जैसा मैं एक लाइन एमसीडी पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बट बिल्डिंग डिपार्टमेंट उनका बहुत काफी लुक्रेटिव डिपार्टमेंट समझा जाता है और यहाँ की पोस्टिंग के लिए काफी कुछ है, ये सुनने में आ जाता है। जहां तक दिल्ली पुलिस की बात है, मैं आपको दोबारा एक बता दूं, इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रही है और ऐसे ही पुराने केसेज में भी इन्वेस्टिगेशन चली। जो जिम्मेवार इसमें निकला, जो भी आदमी, उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन और दूसरा डिपार्टमेंटल एक्शन सब कुछ हुआ है और होता रहेगा। आलोक जी जल्दी। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लोग मर गए, एक पुलिस वाले पे गाज नहीं गिरी। मैं जानता हूं कि जिस तरह से जांच चल रही है, किस तरह से लीपापोती होगी, 10 घटनाएं पिछले 2-3-4 साल के अंदर सब मीडिया पर चली हैं। क्या एक भी व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का एक्शन हुआ? एक लाइन से। अंजना जी, जब एमसीडी हमारे पास थी तो लड़ाई थी दिल्ली सरकार वर्सेस एमसीडी। आज सब कुछ उनके पास चला गया तो लड़ाई बदल गई एलजी के साथ। ये सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं। अगर ये नहीं होती तो जब ये सरकार में थे और हमारी एमसीडी थी तो एमसीडी के स्कूलों में जाया करते थे। आज क्यों नहीं जाते? कौन रोक रहा है आपको वहां जाने के लिए, वहां जाके वीडियो बना के दिखाने के लिए? हमेशा आप यही कहते हैं बस की गलती किसी और की है, कोई भी जवाबदेही नहीं। अंजना जी 15 साल में इन्होंने, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अंजना जी 15 साल में इन्होंने एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया और उसके अड्डा बनाने के बाद 71 लोगों की जो मौत 2010 में हुई तो भाजपा और आप 2 साल से वहां पर हाथ सेक रहे हैं, तभी तो आप भी उसको रोक नहीं पाए हैं। वरना अभी 9 जुलाई को साहब, नहीं, अभी 9 जुलाई को फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने एनओसी दिया है। अब ये 9 जुलाई के लिए आप बीजेपी को नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, उसके लिए थोड़ी सी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी सी सही आपको लेनी पड़ेगी। अगर भ्रष्टाचार का अड्डा बना भी, दशकों से बना, कौन जिम्मेदार, वो सब बातें हो सकती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप सरकार है साहब, एमसीडी में भी, दिल्ली में भी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।